हाय गाइस। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप बायो तो कर पा रहे हो लेकिन केमिस्ट्री में क्या रहना चाहिए। तो मेरे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो कि 6 टाइम ड्रॉपर थे, और पता है इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इनका 180 आउट ऑफ 180 केमिस्ट्री में 3 टाइम्स आया था। तो इनसे मिलते हैं कि इनका क्या गलती था जिसके कारण इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने आप को कि हम अपने गलती करें फिर उस गलती को एनालाइज करें और फिर उस गलती को अमेंडमेंट करके फिर से अगले साल ड्रॉप ले। इसके कारण क्या होता है कि बहुत सारा ड्रॉप लेना पड़ जाता है, फ्रिक्वेंटली ड्रॉप लिए जाते हैं। तो एक ड्रॉपर से पूछते हैं, उनसे बढ़िया स्ट्रेटजी कोई नहीं बता सकता है, और वो भी केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180, वो भी एक टाइम नहीं 3 टाइम्स। तो ये भी बात होगा कि लास्ट 70 डेज में क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, फिजिकल में क्या होना चाहिए, इनऑर्गेनिक में क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक में क्या होना चाहिए। तो इनसे सारी चीज़ डिटेल वे में आज बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जो भी क्वेरीज था आप लोग का मैंने क्वेरीज देख लिया और वो क्वेरीज पे हम लोग बात ही करेंगे। तो आप बताइएगा। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश और आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि कैसे आपको 70 दिन में यूटिलाइज करना है इन टाइम को और कैसे आपको स्ट्रेटजी रहना चाहिए। क्योंकि लास्ट का टाइम जितना इंपॉर्टेंट है, साहब पूरे साल आप कितना ही पढ़ाई करते हो, लेकिन अगर लास्ट के दिनों में आपने जो मिस्टेक करी ना, तो पूरे साल की जो आपकी पढ़ाई है वो पूरी बेकार हो जाती है, किसी भी काम की नहीं देती है। क्योंकि यार देखो, आपको स्कोर करना है 600 नंबर, ठीक है, जिसकी कैटेगरी जनरल ओबीसी है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका 600 नंबर ना कि 590 580 आता है तो किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि अपन को गवर्नमेंट कॉलेज लेना है। अगर वो नहीं मिल रहा है तो उसके बाद में दोबारा से तैयारी करना पड़ता है। तो जो मिस्टेक आप करेंगे, क्योंकि 10-20 नंबर कम होना, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है ना, उनसे कम हो जाता है आपका स्कोर। तो उन मिस्टेक को अगर आप नहीं करेंगे तो बेटर हो जाएगा। तुम्हारा जो 10-20 नंबर कम आ रहा है टेस्ट में वो बेटर हो जाएगा, बहुत शानदार स्कोर आपका आने वाला है। और इनको बताया कि 180 और 180 3 टाइम्स आया था। तो आप बताइए कि कहाँ पे आप लैग कर गए थे, केमिस्ट्री में इतना डिसेंट मार्क होने के बाद भी आप कहाँ लैग किए थे जो आपको 6 टाइम ड्रॉप लेना पड़ा। तो सबसे मेन तो जो दिक्कत थी मेरी वो बायोलॉजी की थी, ठीक है। हाँ, क्योंकि फिजिक्स मेरा बेटर था, केमिस्ट्री बहुत अच्छा था। ऐसे बायोलॉजी में क्या होता था कि मैं सबसे बड़ी गलती होती है, कोटा में स्टूडेंट आते हैं कि बायोलॉजी में क्या है, एनसीईआरटी से पढ़ लूंगा, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लूंगा, काम हो जाएगा, टीचर की जरूरत नहीं है मेरे को। तो सबसे बड़ी गलती है कि आप टीचर को नहीं चुनते, ठीक है, खुद से करने की कोशिश करते हैं। तो बायो को खुद से कभी भी नहीं करना चाहिए। तुम्हें लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ लूंगा तो हो जाएगा, तो मैं एनसीईआरटी पढ़ोगे तुम्हारी ऊपर से चीजें होती है, डेप्थ में नहीं होती है ना। और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका 250 260 270 तक स्कोर आएगा, इससे ऊपर आ ही नहीं सकता एनसीईआरटी पढ़ के। इतना लो मार्क्स बायो में होना आपको एक डिसेंट कॉलेज तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो सबसे बड़ी मेरी गलती हुई थी कि मैं टीचर से नहीं पढ़ के खुद के पढ़ने की ट्राई करता था, हर बार ऐसे ही किया मैंने, ठीक है। तो सबसे बड़ी यही कि आपको बायोलॉजी हो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, तो आप टीचर से पढ़ते हैं, लेकिन बायो को आप टीचर से जरूर पढ़े। एक बार टीचर से पढ़ लेंगे, फिर आपको क्या है, बिल्कुल लाइन का मतलब समझ में आएगा। आने के बाद में फिर उसके बाद तुम एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम करो तो बेटर हो जाएगा। तुम्हारा बायोलॉजी की सबसे बेस्ट ट्रिक है। और एनसीईआरटी पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो कहीं इधर की चीज़ें, और पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं होती बायो में। एनसीईआरटी को पढ़ो, टीचर से पढ़ो, ज़्यादा बेटर है। तो अब ये चीज़ें जान लिए कि क्या क्या गलती की है, उन गलती से मेरे को बचना है। अब ये जानते हैं कि इनका 180 आउट ऑफ 180 3 टाइम्स वो भी केमिस्ट्री में लाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इनसे जानते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में लास्ट 70 डेज में क्या करना है, इनऑर्गेनिक में क्या करना है, ऑर्गेनिक में क्या करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से, जो कि बहुत सारा स्टूडेंट को रहता है सर न्यूमेरिकल लग नहीं पा रहा है फिजिकल केमिस्ट्री में। तो इनसे बढ़िया आपको कोई नहीं बता सकता है। तो बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में क्या रहना चाहिए लास्ट 70 डेज। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको देखो, जनरली जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उन पे फोकस करो, और मेन चीजें जो टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, ठीक है। हमेशा से मैंने बहुत सारी बुक्स होती है मार्केट में, ठीक है, टीचर्स वगैरह बोल देते हैं, कभी कभी कुछ जो टॉपर्स वगैरह होते हैं बोलते हैं ये बुक लगा लो, वो बुक लगा लो, लेकिन मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं किसी बुक लगाने की। आजकल देखा जा रहा है तो एनसीईआरटी से फिजिकल केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी के पीछे से क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल। क्योंकि तो मेरा हमेशा फोकस ये रहा है, क्लास के नोट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने किया, साथ के साथ में जो पीवाईक्यूज थे उनको करा, और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन लगाए मैंने। इंटेक्स के क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं 4-5 क्वेश्चन फर्स्ट के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, बाकी सब सब्जेक्टिव होते हैं, है ना। और नीचे वाले जो क्वेश्चन थे 4-5 क्वेश्चन, लगभग 10 से 11 क्वेश्चन एक्सरसाइज से निकलते हैं, ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन लगाए मैंने। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे बेस्ट वे यही है कि आपको जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है सिर्फ उसी फॉर्मूले को बेस पे क्वेश्चन आएगा, और उन भी बेस पे आएगा जो पीवाईक्यूज है। मल्टीपल चीज़ें इधर उधर की चीज़ें करना, कोई क्या कर लगा रहे हो बुक वगैरह, कोई मतलब नहीं उन चीज़ों से। तो मेरा तो वही था, इससे बेटर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। पीवाईक्यूज मैटर है, बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो ये था फिजिकल केमिस्ट्री का। अब बात करते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक कि इनका 180 आउट ऑफ 180 लाए हैं, तो कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक में भी फुल मार्क्स स्कोर किए तभी आ पाया। तो अब बात करते हैं कि
इनऑर्गेनिक में किस तरीका से, अब स्टूडेंट को बहुत क्वेरी रहता है क्या सर इनऑर्गेनिक को बायो के तरीका से पढ़ा जाए या फिर नहीं, तो ये सब सारी क्वेरी दूर होगा। आज लोकेश गुज्जर बताएंगे कि 180 और 180 केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का तो हो गया, इनऑर्गेनिक का बात करते हैं। इनऑर्गेनिक में कैसे? इनऑर्गेनिक में सर मैं क्या करता था कि जैसे कोई सा भी चैप्टर सर ने पढ़ाया, पढ़ने के बाद में सबसे जो मेरा मेन फोकस तो रहता था नोट्स पे, सभी को रखना चाहिए नोट्स पे। उसके बाद एनसीईआरटी की बोलते हैं, तो एनसीईआरटी मेरा क्या होता था कि मैं एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ता नहीं था बिल्कुल। एनसीईआरटी जैसे क्लास खत्म हुई मेरी, मतलब चैप्टर खत्म हुआ मेरा, होने के बाद में एनसीईआरटी में सारे शॉर्ट नोट बना लेता था। एक बार बनाया शॉर्ट नोट, उसके बाद एनसीईआरटी को छूता नहीं था मैं, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने निकाल के वहाँ पे रख ली, क्योंकि वहाँ से बड़ा चैप्टर होता है, उसको बार बार पढ़ने में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो अगर 3-4 पेज में आपके नोट्स बन जाएंगे एनसीईआरटी के, तो 3-4 पेज को पढ़ने में बहुत ही ईजी रहता है काम, और अपन आज से बनाते हैं ना नोट्स तो याद हो जाती है और चीज़ें। इनऑर्गेनिक में सबसे बड़ी बात ये रहती है कि स्टूडेंट लोग बोलता है कि सर इनऑर्गेनिक भूल जाते हैं, तो इसको कैसे रिवाइज किया जाए? इसको रिवाइज करने का सबसे बेटर वे है कि इसको बार बार रिवीजन करोगे ना आप, अपने आप चीज़ें हो जाती है। और कंसेप्चुअल फॉर्म में पढ़ो चीज़ों को, थ्योरेटिकल फॉर्म में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपको कंसेप्ट याद है तो उसके बाद कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, उसको रटने की कोशिश करते हैं। और एक्सेप्शन वगैरह पे बताइए, कोई इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन होता है, वो सब को कैसे किया जाए माइंड में? एक्सेप्शन की मैंने एक अलग से टेबल बना रखी थी, ठीक है। अगर कोई जो बच्चा देख रहा है उसको, अगर वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेगा तो मैंने वहाँ पे डाल रखा है। इनका चैनल आप अपना बताइएगा कौन सा चैनल है, ताकि स्टूडेंट आपका चैनल देख पाए। मेरा लोकेश गुजर करके चैनल है, जहाँ पे मैं स्ट्रेटजी वगैरह वीडियो बनाता हूँ, और ज़्यादा मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मेरा माई स्कूल करके ये टी शर्ट पे जो लिखा हुआ है माई स्कूल करके पढ़ाता हूँ, और मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं चीज़ें डालता रहता हूँ, जो चीज़ें मैं बनाता था सारी चीज़ें मैं वहाँ पे डालता हूँ, और बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प भी हो रही है उन चीज़ों से। तो सबसे बेस्ट है ये इनऑर्गेनिक में कि एनसीईआरटी के तुम नोट्स बना लो शॉर्ट टाइप में, है ना, और क्लास के नोट्स से उनको करो, और मैक्सिमम टाइम रिविजन करो चीज़ों को। जितना रिविजन करेंगे चीज़ें बेटर होती जाएगी। बिल्कुल। हाँ, तो अब आते हैं हम लोग ऑर्गेनिक पे। आपका फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। इनका लोकेश गुज्जर का बात ये रहा कि ऑर्गेनिक इनका बहुत बढ़िया था, तो इनसे बढ़िया स्ट्रेटजी आपको बताया नहीं जा सकता। ऑर्गेनिक में बहुत सारा स्टूडेंट को रहता है सर रिएक्शन वगैरह कैसे करें, ये सब कैसे करें, तो सारा क्वेरीज दूर होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक में कैसे। ऑर्गेनिक में देखो बाकी जगह अलग अलग जगह से अलग चीज़ें पढ़ाई जाती है, लेकिन मेरा सबसे मेन फोकस था, सबसे बेस्ट वही था कि मैं रिएजेंट बेस केमिस्ट्री पढ़ता, रिएजेंट बेस पे, ठीक है ना। ऑर्गेनिक में क्या जितने रिएजेंट हुआ करते हैं, लगभग 60 से 65 रिएजेंट है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैक्सिमम जो आते हैं। जो भी नेमिंग रिएजेंट है पहले उसको कर लिया जाए, सारी रिएजेंट याद कर लो, जैसे कि रिएजेंट हुआ, बाकी ये सब जो रिएक्शन है, जो भी, तो रिएजेंट याद करो। उसके बाद में फिर कोई सा क्वेश्चन लगाओ, तुम अपने आप हो जाएगा। बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो रिएक्शन को रटने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ रिएक्शन तो बहुत सारी बन जाएगी, ठीक है। कंसेप्ट एक होता है और क्वेश्चन तो 1000 बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कंसेप्ट तो सेम एक ही रहेगा ना। तो कंसेप्ट मतलब रिएजेंट सबसे मेन है ऑर्गेनिक में। रिएजेंट याद कर लो, एक लिस्ट बना लो, 50-60 रिएजेंट बन जाएंगे मैक्सिमम, है ना। तो जो मेन है, ऐसे तुम बनाओगे 100 बन जाएंगे, 150 बन जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम 50 से 60 बनेंगे जो मैंने खुद ने बनाए हुए थे। तो वो करने के बाद में एकदम सॉलिड हो जाएगी तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आजकल ट्रेंड देखा जा रहा है कि छोटे छोटे चैप्टर ऑर्गेनिक में पॉलीमर हो गया, बायोमोलिकुल हो गया, केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ हो गया, ये सबसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। 2-2 एक क्वेश्चन ही मिला जाए तो 6-7 क्वेश्चन छोटे छोटे चैप्टर से आ रहे हैं। तो ये सब चैप्टर को कैसे मगअप किया जाए इस लास्ट 70 डेज में? इनको केवल एनसीईआरटी पढ़ो आप, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा, उसके बाद क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ठीक है। और उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है वहाँ से। टीचर्स पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल पढ़ाते हैं, है ना, तो इजी हो जाता है याद करना। लेकिन क्वेश्चन जो आएगा एनसीईआरटी से आएगा, तो एनसीईआरटी को ही पढ़ो, सबसे बेटर वही है। एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। हाँ, तो ये था मेरा केमिस्ट्री का स्ट्रेटजी। अब स्टूडेंट को आता है कि लास्ट 70 डेज में मोटिवेशन डिमोटिवेशन दोनों आता है, तो ये सब चीज़ बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? इसके लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यार देखो 2 महीने जो आपके पास में बचे हैं, अगर इन 2 महीने में आप लग के पढ़ाई करेंगे बहुत बेटर वे में, एक अच्छी डायरेक्शन के साथ में, तो जो आपका स्कोर अभी आ रहा होगा 300 400 500 जो भी आ रहा होगा, तो अगर इन 2 महीनों में आपने मेहनत करी ना अच्छे से, तो आपका स्कोर 100% बढ़ने वाला है, ठीक है ना। बिल्कुल स्कोर बढ़ेगा। तो जितना स्कोर अभी आ रहा होगा, तुम पढ़ाई छोड़ दोगे उससे क्या मतलब है? ऐसा तो है ही नहीं कि तुम आगे नीट नहीं करोगे, फिर हो सकता है सिलेक्शन नहीं भी होता है, कोई दिक्कत नहीं यार, आगे हो जाता है। लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, तुमने अभी से पढ़ाई छोड़ दिया, तो शुरुआत करनी पड़ेगी दोबारा से। तो बेटर है तुम इस अभी 2 महीने पढ़ोगे तो एक अच्छे लेवल पे होंगे, तो अगले बार जब आप ड्रॉप मार रहे होंगे तो बहुत बेटर पोजीशन पे होंगे और अच्छा स्कोर आपका आ रहा होगा। तो ये 2 महीने बर्बाद करने से बड़ा है तुम इसमें पढ़ो, ठीक है। सिलेक्शन होना नहीं होना रिजल्ट के बाद डिसाइड करता है। तुम्हें पता है कि सिलेक्शन हर बच्चे का तो होता नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हारा इस बार नहीं हो रहा तुम्हारा अगली बार भी नहीं होगा। लेकिन 2 महीने अगर खराब करेंगे तो अगली बार भी पोजीशन यही आने वाली है। तो सबसे बेस्ट ये है कि 2 महीने तो खराब नहीं करना चाहिए। यही सोच के चलो कि दिमाग में से एक चीज होना चाहिए कि ड्रॉप लेना गलत चीज नहीं है नीट में, ठीक है। आप भी देखते हो सर, आप भी कोटा में रहते हो, लगभग 3-4 ड्रॉप बहुत नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, है ना। तो डॉक्टर बनने के बाद में कोई भी आपसे ये नहीं पूछता, डॉक्टर बनने के बाद ये नहीं पूछेगा तुम कितने ड्रॉप में नीट क्रैक करके एक डिसेंट कॉलेज में आओ। ये चीज वर्थ इट रहेगा। तुम कभी भी जाओ कॉलेज, एमबीबीएस
टैगिंग इतना काफ़ी है ना कि तुम्हारा ड्रॉप काउंट ही नहीं होगा। जो भी सेक्रीफाइसेस है ये लास्ट 2 मंथ है, इसके बाद लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। जो तुम लोग रात भर जग के पढ़ रहे हो, ये सब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। लग के मेहनत करो, डेडिकेशन से मेहनत करो, बाकी हम लोग हैं इसके लिए। और क्या कहेंगे मेरे स्टूडेंट सब्सक्राइबर को? मैं यही कहना चाहूँगा कि सर का चैनल सब्सक्राइब करके रखो। जूलॉजी सर बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं, है ना। मैंने खुद आपके लेक्चर भी देखे हुए हैं और आपकी नॉलेज भी मैंने देखी हुई है, ठीक है। तो ये बेटर रहेगा कि आप सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, और साथ के साथ में सर एक अच्छे टीचर को, एक अच्छे स्टूडेंट को गाइडलाइन बनाना चाहिए, ताकि आप जो भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है वो डिस्ट्रैक्शन से आप बच पाइएगा। हाँ, और सबसे मेन चीज़ है, कोई भी दिक्कत आती है आप सर से बात कर ही सकते हो, ठीक है ना। हमेशा तैयार रहते हैं आपके हेल्प के लिए, और हमेशा किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे, आपकी हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट है, 2 महीने लग के मेहनत करो। एक मोटिवेशन है केमिस्ट्री में, बहुत पहले मेरा थॉट आया था कि स्टूडेंट को देखो, हर एक स्टूडेंट का चॉइस रहता है, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, डिस्ट्रैक्शन यही सब है। यही सब तुम सोचने लगते हो कि पहले एक बात बताओ, रिएक्शन के बाद क्या मिलता है? बाई प्रोडक्ट और सब प्रोडक्ट। तो तुम्हारा ये बाई प्रोडक्ट और सब प्रोडक्ट होना चाहिए क्या? पता है, कैरियर का सब प्रोडक्ट है BMW, मर्सिडीज, जगुआर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सब चीज़ के लिए ऑफर नहीं लगाना है। ये सब क्या है ना, कैरियर का सब प्रोडक्ट है। जिस दिन कैरियर बनेगा ना, उस दिन तुम्हारा सारा सब प्रोडक्ट तुम्हारे पास हो जाएगा। तो रिएक्शन के बाद ही सब प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्शन से पहले ये सब नहीं सोचो कि मेरे पास ये होगा ये होगा। तो ये सब चीज़ें माइंड में, ये सब डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा। अभी टोटली सोल एंड सोल तुम फोकस करो कि ये लास्ट 70 डेज है, इसको कैसे कितना बढ़िया से यूटिलाइज करें, ताकि जो भी मार्क्स तुम्हारा आ रहा है 500, 550, जो भी आ रहा है, 600 भी आ रहा है, तो इसको लिफ्ट अप करने का कोशिश करो, ऊपर उठाने का कोशिश करो, ठीक है। तो अब आते हैं, बात करते हैं क्या किया जाए बायो का। बायो का स्टडी क्या होना चाहिए लास्ट 70 डेज में? तो देखो, बायो 2 पार्ट में आ रहा है। 50 क्वेश्चन आ रहा है बॉटनी, और 50 क्वेश्चन आ रहा है जूलॉजी। उसमें से करना है 45 बॉटनी और 45 जूलॉजी। तो अब करना क्या है लास्ट 70 डेज में? तो जूलॉजी से स्टार्ट करते हैं। जूलॉजी का सबसे वेटेज पोर्शन कौन सा है? ह्यूमन फिजियोलॉजी। और स्टूडेंट को क्या आता है? मज़ा। तो इस ह्यूमन फिजियोलॉजी को इतने बढ़िया तरीक़ा से करो ना कि सारा क्वेश्चन लग जाए। और चीज़ें उसके बाद क्या आता है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ और जेनेटिक्स। तो पहले ये सब जो भी बड़ा बड़ा चैप्टर है ना, ये सब करने का कोशिश करो। बायोटेक ये सब छोटा छोटा चैप्टर है, ये बाद में हो जाएगा। लेकिन जो भी, अगर तुम्हारा जेनेटिक्स हो गया रहता है ना, तो एक माइंड को कॉन्फिडेंस मिलता है, कितना बड़ा चैप्टर मेरा पकड़ है इस चैप्टर में। तो ये सब तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा। जब भी डिमोटिवेट फुल करोगे ना, तो अपना मार्क करना कि कितना चैप्टर कर चुके हैं। और जब भी डिमोटिवेशन होगा ना, तो तुम खड़ी होना वहाँ पे जहाँ मार्क किए हो। तुमको अंदर से जितना कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, उतना हम और ये बोल रहे हैं ना, दोनों मिल करके उतना कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे जब मार्किंग देखोगे ना, इतना सब्जेक्ट हो गया, 2-3 चैप्टर बच रहा है, तुम और अफर्ट लगाओगे, यार ये 2-3 चैप्टर के लिए मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा। तो उस चीज़ में मेहनत करने का कोशिश करो। बोटनी स्टार्ट करो, जेनेटिक्स में तुम्हारा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर तुमको कहाँ जाना है? इकोलॉजी में। इकोलॉजी के क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा वेटेज आ रहा है ना, इकोलॉजी का बहुत ज़्यादा वेटेज आ रहा है। और इकोलॉजी में एग्जाम्पल रखने का स्टार्ट करो। जो भी म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, कंपटीशन का एग्जाम्पल है, पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है, एक पेज में बना लो, वाइट पेज में, और उस एग्जाम्पल को याद करो, ठीक है। और उसके बाद आते हैं तो तुमको एनवायरमेंटल में, उसमें क्या है कि तुम्हारा बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तुम्हारा वो सब चीज़ें डाटा बेस्ड, ईयर जो भी दिया हुआ है कि वाटर पॉल्यूशन एक्ट कब आया था, तो ये सब चीज़ें याद करना है। बहुत सारे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली मैच द फॉलोइंग में आ रहे हैं। तो अब ये सब चलने के बाद प्लांट फिजियोलॉजी। एक प्लांट फिजियोलॉजी पता है, एक ऐसा चैप्टर है कि एक बार कंसेप्ट सीख गए, 80 पे गिनना सीख गए ना, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में, कभी नहीं भूल सकते हो। ये चैप्टर ऐसा है, एक बार तुम्हारे अंदर ये चैप्टर पढ़ लोगे ना, तो ये सब चैप्टर तुम्हारे माइंड में बन जाएगा। सेल पता है अभी का ट्रेंड ये 4-5 क्वेश्चन सेल से आ जा रहा है। फिर सेल का भी सारा डाटा याद करना है, ऑर्गेनिज्म का कितना सबका डाटा दिया हुआ है, कितना साइज है वायरस का, कितना, ये सब मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बन रहे हैं अभी। ये सब चीज़ों को याद करना है। फिर सेल डिवीजन में बहुत सारा जितना भी स्टेज है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, ये सब सारा स्टेज में क्या क्या साइकिल जो क्रूशियल इवेंट है वो सब याद करनी है। लास्ट टाइम स्टूडेंट को क्या बोलना क्या है? लास्ट के टाइम पे चीज़ों को सिलेबस कंप्लीट जल्दी करो। साथ में जो मतलब मार्च एंड तक डेडलाइन दे दो, मार्च एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। साथ में जो अप्रैल का महीना होगा उसमें मॉक टेस्ट दो, और कम से कम 2 रिवीजन होना चाहिए हर सब्जेक्ट का। 2 रिवीजन तो होना ही चाहिए कम से कम। बिल्कुल। तो यही स्ट्रेटजी रखो, और डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम इतना टफ नहीं आता, ईजी आता है। जितना तुम पढ़ रहे हैं ना, बस वो कॉन्फिडेंस चाहिए और वहाँ तक टिके रहना है लास्ट तक। क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं ना, छोड़ देते हैं चीज़ों को, क्या नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है, पूरे एंड तक पढ़ना है। सबसे बेस्ट तो यही चीज़ होती है। तो बेस्ट विशेष मेरे तरफ से 2023 के लिए
बेस्ट विशेस मेरे लिए रहेगा। एकदम पूरा बढ़िया से तैयारी करो और कमेंट में आना चाहिए कि सर मेरे को ये कॉलेज मिल गया, ये कॉलेज अच्छा मिलता है, वर्थ इट लगता है हम लोग को कि जो भी सेक्रीफाइसेस किए वो अच्छा हुआ रहेगा। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आपको नीट 2023 के लिए, और लगे रहो, करते रहो काम, सबसे बेस्ट वही होगा, रिजल्ट आएगा उस दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, बाय बाय। तो आप लोग तैयारी करते रहे, हम हमेशा आपके साथ हैं।